which is forex risk management. और thank you for coming on Sunday as well. मतलब आपका ये जो पैशन है, जज्बा है पढ़ने का, ये आपको बहुत आगे लेके जाएगा इंशाल्लाह। अरे नहीं, ये गलत किया आपने, इज्तिमा छोड़ के नहीं आना चाहिए था, ये गलत किया। थोड़ा लेट आ जाते आप, रिकॉर्डिंग तो हम वैसे ही कर रहे हैं। चले तो खैर, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन संडे एज वेल। क्योंकि नॉर्मली जो एरा चल रहा है इस सारे, हम आपको पता है बच्चे संडे को नहीं आते, वैसे नॉर्मल डेज भी नहीं आते, संडे तो ज्यादा हो गए। तो चलें, फॉरेक्स रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल बेसिक से चलेंगे जी, फिर इंशाल्लाह F9 में जो भी है इसका एरिया डिस्कस होगा तरीके से इंशाल्लाह। पहली चीज, F9 में फॉरेक्स का क्वेश्चन सेक्शन सी में नहीं आता। We are expecting at least one OTQ on forex, एक। But I said at least, अगर 2 OTQ दे दे तो यार उसकी मर्जी है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो एटलीस्ट कहा। I did not say maximum, at least। तो एटलीस्ट आप 10 से 12 मार्क्स ध्यान में रखेंगे रिस्क मैनेजमेंट के एग्जाम में आने वाले, कुड बी इवन मोर। काफी पहले F9 में ऐसा भी हो चुका है कि 2 OTQs यानी 20 नंबर का फॉरेक्स पे आ गया था, जिसपे एक बच्चा नाराज भी हो गया था। सर बोला, सर यू टोल्ड अस 1, देयर वर 2। I said at least 1, I did not say maximum। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग में मसला है, आपको लीनियर प्रोग्रामिंग पे लगता है ग्रिप नहीं है। बोला था वो तो हमने चॉइस पे छोड़ दिया तो फिर हम क्या कर सकते हैं। एटलीस्ट में तो इज इक्वल टू ग्रेटर देन की साइन आती है, मैक्सिमम में आता है इज इक्वल टू लेस देन। तो आई सेड एटलीस्ट। खैर वापस आते हैं बेटा, फॉरेक्स का पहला पॉइंट, किसी ने गलती से आपसे एक सवाल पूछा, क्योंकि गलतियां तो इंसानों से होती है, मैंने आपको पहले भी कहा। मतलब आप सब सही चल रहा था, मतलब आप घर जा रहे थे, किसी ने गलती से सवाल पूछ दिया आपसे। उसने कहा आई हैव अ क्वेश्चन, आपने प्लीज गो अहेड एंड बी क्विक, घर जाना है मुझे। बोला लेकिन इतना जल्दी क्यों है घर जाने की आपको? बोला अबे खाने का टाइम हो गया ना, जाने दे यार। उसने कहा व्हाट कॉजेस फॉरेक्स रिस्क? यार ये बता दो भाई, ये जो फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क है, व्हाट कॉजेस फॉरेक्स रिस्क? आखिर हम फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क जो फेस करते हैं, इसकी रीजन क्या है? आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया, आपने कहा इसकी रीजन है दिस साइन इज फॉर डेल्टा एंड देन यू राइट स्पॉट रेट। बेटा डेल्टा का मतलब होता है चेंज। आपने उसे कहा कि यार ये जो फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क है ना, उसकी रीजन ये कि स्पॉट रेट कीप्स चेंजिंग। तो डेल्टा का मतलब क्या है? चेंज को शो करता है ये डेल्टा। अब वो वाली बात नहीं कि सर डेल्टा भी मैथ्स में 2 होते हैं, तो बेटा मैंने तो बड़ा वाला डेल्टा लिखा है, छोटा वाले भी होते हैं ना, बाज मैथमेटिशियन, ये भी एक डेल्टा है, लेकिन आपको उन चक्करों में नहीं पड़ना। यू कौन सा डेल्टा, हमने तो देखा नहीं। अब बेटा मेरा क्या कसूर है, आपने उल्टा सीधा मैथ्स पढ़ा है, तो वैसे 2 होते हैं डेल्टा। वापस आ जाता, तो डेल्टा मींस चेंज। तो एक्चुअली स्पॉट रेट चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से हम क्या फेस करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। अगर देखो स्पॉट रेट चेंज ही ना हो, जैसे किसी जमाने में हम अपने बुजुर्गों से सुनते हैं, अब तो बेचारे बुजुर्ग भी इतने नहीं रहे, तो बताया करते थे कि किसी जमाने में डॉलर 25 रुपए का था। उफ, जन्नत जैसी बात लगती है, अल्लाह माफ करे, डॉलर 25। फिर वक्त का पहिया चलता रहा, 90 पे गया, लोग 90 पे तब जाते थे, 90 पे कैसे चला गया, 60 पे था, कैसे ले गए? फिर 105, फिर लोग तपे, फिर 125, फिर लोग तपे, फिर तब्दीली सरकार आई, बोला तपो है जो मर्जी है करो, आओ 180। अब हमने कहा भाई देख लो यार 200 तक, मतलब इससे ऊपर नहीं जाइए प्लीज यार। मतलब तब्दीली सरकार ने कहा भाई हमारी मर्जी, कुछ भी हो सकता है, और आपको डॉलर की टेंशन क्या, मत काम करो डॉलर में। बोला हम थोड़ी कर रहे हैं डॉलर में काम, आप चीजें डॉलर में मंगवा रहे हो, पेट्रोल महंगा, सब कुछ महंगा। तो आज तो सर यकीन माने 105 का डॉलर सुनने में भी अच्छा लगता है,
जन्नत जैसा लगता है, अल्लाह माफ करे। तो आप देख रहे हैं डॉलर कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है, अल्लाह रहम करे। बस इससे ऊपर ना जाए, इससे ऊपर गया तो लोग अजीब से हो जाएंगे। क्योंकि बास कंट्रीज में आप होता है ना, ये एक्सचेंज रेट इतना खतरनाक है कि 450 रुपए का डॉलर है वहां, ऐसे भी है। अफ्रीका के कुछ ऐसे कंट्रीज अल्लाह माफ करे, सोचे 450 का डॉलर, अजीब चल रहे होंगे लोग, अल्लाह माफ करे। तो बेटा अगर आपसे कोई पूछे व्हाट कॉजेस फॉरेक्स रिस्क, तो जवाब क्या था? चेंज इन स्पॉट रेट। काश ये कभी चेंज ही नहीं होता, पूरी दुनिया में कभी चेंज नहीं होता तो ये टॉपिक ही नहीं होता। ये उसी की बात होती है, एक्सचेंज रेट ही स्पॉट। स्पॉट रेट का मतलब होता है टूडेज एक्सचेंज रेट, और हर दिन का एक्सचेंज रेट डिफरेंट ही होता है। स्पॉट रेट मींस टूडेज एक्सचेंज रेट, जो कि चेंज ही होता रहता है। काश के वो चेंज ना होता तो ये चैप्टर ही नहीं होता, नया मसला होता, मतलब इसलिए चेंज होता रहता है। तो हमारी डेस्क भी अलग ही आ गई। चले अब सही मुनासिब। अब आगे चलते हैं बेटा। अब किसी ने आपसे पूछा यार मुझे बताओ टाइप्स ऑफ करेंसी रिस्क। क्या पूछ रहा है कोई? टाइप्स ऑफ करेंसी रिस्क। यकीन माने मतलब आपका जो मोहल्ला है ना, एक पढ़ा लिखा मोहल्ला है। वैसे तो मोहल्ले में 5-6 लड़के बैठ जाए, कुछ ना कुछ उल्टी सीधी प्लानिंग चल रही होती कि यार क्या करना है। बोला रात को सामने वाला घर है ना, बोला पत्थर मार के भागना है। बोला यार हमेशा यही करते हैं यार, कुछ बड़ा नहीं करने का मूड है। बोला वो बात नहीं, वो सूतली बम होता है ना, बम फेंक के भाग जाएंगे, अल्लाह माफ करे। मतलब शरीर बच्चे होते हैं। आपका मोहल्ला अच्छा है सर, 5-6 लोग बैठे हुए, ठीक है, 5-6 आपके दोस्त बैठे हैं, आप भी बैठे हो। आपके दोस्त आपसे सवाल पूछ रहे पढ़े लिखे। बोला यार ये तो बताओ टाइप्स ऑफ करेंसी रिस्क क्या होता है। सवाल पूछेगी ना, लाइट चलेगी। तो और लोग भी आ गए ना, तो मोहल्ले में लाइट नहीं हो तो फिर तो गपशप ही मारनी है। सब आ गए तो वहां फट्टों पे आपको ऊपर बैठा दिया। बोले भाई आप ऊपर बैठे हो ताकि सबको आपकी आवाज आए। अजीब पढ़ा लिखा मोहल्ला है। बोले यार टाइप्स बताएं करेंसी रिस्क। तो हमने कहा अभी बताता हूँ, टेंशन ही कोई नहीं। तो हमने उनको बताया देयर आर 3 टाइप्स ऑफ करेंसी रिस्क। यकीन माने छोटे छोटे बच्चे भी आ गए। बोला तुम लोग भी आ जाओ बेटा। बोला कोई और है? और तो कोई नहीं। बोला चलो ठीक है, वरना बोला मसले हो जाते, तंबू वंबू लगाने पड़ जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ करेंसी रिस्क में आपने उनको बताया भाई 3 तरह के रिस्क होते हैं। पहला ट्रांजैक्शन रिस्क, सोचा ध्यान में रखिएगा। ट्रांजैक्शन रिस्क हमने उन्हें बताया देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिस्क। फर्स्ट इज ट्रांजैक्शन। प्लीज सुनिएगा, ट्रांजैक्शन रिस्क एक शॉर्ट टर्म रिस्क होता है। ट्रांजैक्शन रिस्क एक शॉर्ट टर्म रिस्क होता है। अब जैसे ही आपने अपने मोहल्ले में कहा भी ट्रांजैक्शन रिस्क एक शॉर्ट टर्म रिस्क होता है, सिंस आई हैव मेंशन पढ़ा लिखा मोहल्ला है, लोग इंटरेस्टेड है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। एक छोटे से बच्चे ने कहा आई हैव अ क्वेश्चन। आपने मुन्ना पूछ, सवाल क्या है तेरा? बोला मेरा सवाल ये जो आपने कहा कि ट्रांजैक्शन रिस्क एक शॉर्ट टर्म रिस्क है, इसको आप क्वांटिफाई करें। अब आपने मुन्ना कौन सी क्लास में? बोला क्लास 2। बोला भाई जालिम, क्लास 2 में ये वाले सवाल पूछ रहे? बोला क्या करो, पैदा तो इसी मोहल्ले में हो। बोला हाँ यार ये मोहल्ला हमारा है ना, बहुत पढ़ा लिखा है। खैर इतने में एक और बंदा बैठ गया। हमें हाँ भाई चपली उपली देकर आगे। बोला हाँ देकर आगे। पढ़ा लिखा मोहल्ला भाई। तो उसने कहा, मुन्ना ने कहा क्वांटिफाई करके दो शॉर्ट टर्म को। शॉर्ट टर्म को क्वांटिफाई कैसे करेंगे? यहाँ देखें, लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या लेते हैं हम लोग? लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स। तो ये उस 2 साल के बच्चे का, दूसरी क्लास 2 साल का बच्चा क्या बोलेगा, अल्लाह माफ करे, सेकंड क्लास का बच्चा। तो यहाँ क्वांटिफाई करो, आपने क्वांटिफाई करके दे दिया कि लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स। फिर आपने बताया कि यार ट्रांजैक्शन रिस्क में ना जो एक्सचेंज गेन या लॉस होता है वो इन टर्म्स ऑफ कैश होता है। अगला कॉन्सेप्ट क्या? ट्रांजैक्शन रिस्क, एक्सचेंज गेन और लॉस विल बी इन टर्म्स ऑफ कैश। किसी ने कहा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो भाई कैसे होता है कैश, बताएं, समझा रहा हूं। पहले क्लियर कीजिएगा ट्रांजैक्शन रिस्क, ये जो आपकी नॉर्मल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है ना, उस पर आप ट्रांजैक्शन रिस्क फेस करते हैं। नॉर्मल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विद इन 12 मंथ्स जो आपने पे करना है या विद इन 12 मंथ्स जो आपने रिसीव करना है फॉरेन एक्सचेंज,
उस पे जो रिस्क होगा वो ट्रांजैक्शन रिस्क है, और गेन एंड लॉस इन टर्म्स ऑफ कैश होगा। तो आपको एग्जांपल देता हूं, इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है एसीसी की फीस। यकीन माने जैसे जैसे एसीसी की फीस पे करने के दिन करीब आते हैं, मेजॉरिटी बच्चों की बात कर रहा हूं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं उनको हम हटा देते हैं, मेजॉरिटी तो यकीन माने घर पे सबसे पहले मौके की तलाश में होते हैं, किस दिन अब्बा जी का मूड अच्छा है, जरा फीस की बात कर ले। तो साथ में ये भी डर होता है पुराना रिजल्ट पूछ ना ले, मतलब दोबारा उसमें तब जाते हैं ना अक्सर, गुड लग जाती है बच्चों की, बोले इतनी फीस मांग रहे हो, रिजल्ट क्या आया आपका, लास्ट टाइम आपने 3 पेपर दिए, क्या मार्क्स लेकर आए, तीनों में 70 नंबर, ये कोई तरीका है, 70 ईच। बोला अब्बा मतलब ये भी बड़े अच्छे नंबर होते हैं। बोला क्या अच्छे नंबर होते हैं, तुम्हारे कजन के तो तुमसे ज्यादा है। बोला अब्बा आप कजन के पीछे पड़े रहते हो, उसके कौन से ज्यादा है, 71 लिए उसने हर पेपर में। बोला तुमसे तो ज्यादा है ना। बोला हाँ ये तो बात आपकी सही है। बोला अब मैं कोशिश करूंगा मैं उससे ज्यादा लाऊं। बोला इस दफा उससे ज्यादा नहीं लाना। बोला क्यों। बोला उसका टारगेट 40 का ही है ना, तो ऐसा ना तुम 41 लेकर आ जाओ, तो रहने दो, अपना सही चल रहे हो आप। तो सर ये जो आप एग्जामिनेशन फीस घर वालों से लेते हैं, अगर एक्सचेंज रेट अल्लाह माफ करे बढ़ जाए, वाकई नजर आता है ना ज्यादा कैश का आउटफ्लो हो रहा है। सुनो जैसे किसी जमाने में 188 का भी पाउंड हुआ करता था, अब ये भी जन्नत की बातें लग रही है। किसी जमाने में 117 को तो मैंने खुद देखा भाई, ऐसा भी था पाउंड। वो द वे बैक और पीछे चले तो पाउंड भी 88 का होता था, ऐसा भी जमाना था। अब तो सर अल्लाह माफ करे 240 इस तरह के रेट चल रहे होते हैं, अल्लाह माफ करे। और ये तो एक्सचेंज रेट है। फिर बच्चा जब एसीसी की फीस देता है, बीच में ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाले पहुंच जाते हैं, जी हमारी भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी लगा दें। फिर बीच में उल्टे सीधे टैक्स वाले भी आ जाते हैं, बोला ये वाले टैक्स भी लगा दो, बोला ये आपने कहा एक और भी लगा दो, मतलब और भी टैक्स लगा दो, एक ही दफा ले लो सारे टैक्स, ताकि जब मैं कमाने शुरू करूं तो फिर टैक्स मत दीजिएगा प्लीज। लेंगे बेटा, तब भी लेंगे। तो सर ये जो एसीसी की फीस अगर बढ़ जाती, मतलब एक्सचेंज रेट जब बढ़ेगा, तो वाकई घर वालों का ज्यादा कैश आउटफ्लो होगा। या सर नजर आएगा ना कि नुकसान हो रहा है यार। तो ट्रांजैक्शन रिस्क में ना जो गेन या लॉस होता है इन टर्म्स ऑफ कैश होता है। मिसाल के तौर पे लेट्स से आपने फ्रीलांसिंग की, ठीक है, और आपके अमेरिका से $2000 माशाल्लाह आने, जिस दिन आपने सर्विस कंप्लीट कर ली, तो आपने अपनी बुक्स में $2000 का एक रिसीवेबल बुक कर लिया, ठीक है। उस दिन एक्सचेंज रेट चल रहा था लेट्स से 180 का। अभी क्लाइंट ने पैसे भेजे नहीं है, लेकिन जिस दिन सर्विसेज कंप्लीट हो गई, सब कुछ हो चुका है, तो रेट चल रहा है 180 का। क्लाइंट ने कहा सर मैं एक हफ्ते के बाद पैसे भेज दूंगा। आपने मेक श्योर के भेज भी देना, मतलब ऐसा ना हो कि मुझे अमेरिका आके लेने पड़े। बोला था खर्चा ज्यादा हो जाएगा आपका, मैं भेज दूंगा। आपने ठीक है, यकीन माने जिस दिन $2000 आके आपके अकाउंट में गिरे ना, उस दिन एक्सचेंज रेट चल रहा था 160 का। पूरे मोहल्ले में आप ही गमजदा होंगे बस। क्यों। जिस दिन आपने सर्विस कंप्लीट की, रेट क्या चल रहा था, आप 2000 को 180 से मल्टीप्लाई करके आराम से सो गए थे। क्या 3 लाख कितना, 60,000। आपने 360 मिलेगा। दोस्तों को भी बोल दिया भाई फिक्र नहीं करो, एक हफ्ते के बाद दावत। अब बेटा जिस दिन आपके अकाउंट में 2000 गिरे, 160 का रेट चल रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे 3,20,000 आएंगे। यस, तो 60,000 का आपका नुकसान। दोस्त आए हुए हैं, वो दावत, हमने वो कौन सी दावत, सारे पैसे एक्सचेंज रेट में निकल गए। सर यकीन माने आपको बाकायदा फील होगा कि मुझे नुकसान हुआ, क्योंकि आपने रिसीवेबल 180 पे बुक किया था, और जब पैसे गिरे तो रेट क्या चल रहा था, 160। सर यकीन माने आपको दुख होगा। अभी तो आप क्लास में ना, आप बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, बाद बच्चे तो अलग ही होते हैं, तो उनके जो है ना गर्दन के ऊपर वाले एरिया में मसले होते हैं बहुत ज्यादा, वो अलग ही सोच रहे होते हैं। सर मिल तो गए ना पैसे, 160 भी है। बेटा तेरी बात नहीं कर रहा है, जिसने कभी कुछ कमाया ही नहीं, ठीक है, उसकी तो बात ही नहीं हुई। उसको तो अगर $1 भी मिलेगा, बोला ले, हमसे बड़ा तो शहंशाह कोई नहीं है। हम तो बात कर रहे हैं भाई जिसने सर्विसेज दे दी है। 180 का उस दिन रेट था, जब पैसा गिरा तो 160 का, इसको नुकसान हुआ। तो ट्रांजैक्शन रिस्क। अब सवाल ये पैदा होता है कि ट्रांजैक्शन रिस्क को हम हेज कैसे करें। जितने भी हेजिंग इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ेंगे आगे चल के, वो सारे ट्रांजैक्शन रिस्क मैनेजमेंट के लिए होंगे। लाइक आगे आएगा फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, मनी मार्केट है, ये सब आगे आएंगे, टेंशन न लें इंशाल्लाह।
फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए, ट्रांजैक्शन रिस्क शॉर्ट टर्म रिस्क है, इसमें गेन या लॉस इन टर्म्स ऑफ कैश होता है। हेज कैसे करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट थोड़ी देर में आएगी इसकी, फिक्र नहीं करना। चलो सेकंड देखें, ट्रांसलेशन रिस्क। कौन सा रिस्क बेटा? ट्रांसलेशन रिस्क सेकंड टाइप है ट्रांसलेशन रिस्क। सुनिएगा, ट्रांसलेशन रिस्क के लिए पहला पॉइंट लिख दें, इट इज ए लॉन्ग टर्म रिस्क। ट्रांसलेशन रिस्क क्या है? एक लॉन्ग टर्म रिस्क है। अगर ये लॉन्ग टर्म रिस्क है तो याद रखिएगा, मुन्ना मीटिंग में आज भी बैठा हुआ है, मुन्ना ने कहा लॉन्ग टर्म को भी क्वांटिफाई कर दो। हमने मुन्ना लॉन्ग टर्म मींस मोर देन 12 मंथ्स। अच्छा बेटा, जब मोर देन 12 मंथ्स कहते हैं तो फिर कोई लिमिट नहीं है ना, इट कुड बी एनी टाइम पीरियड बट इट मस्ट बी मोर देन 12 मंथ्स। तो ट्रांसलेशन रिस्क लॉन्ग टर्म रिस्क है जी, मोर देन 12 मंथ्स। अब सुनिएगा, ध्यान से मेरी बात समझना, ट्रांसलेशन रिस्क आप सिर्फ उस वक्त फेस करते हैं जब ओवरसीज में, फॉरेन कंट्री में आपके एसेट्स हो या लायबिलिटीज हो या दोनों। आसान कर लेते हैं, ट्रांसलेशन रिस्क सिर्फ कब फेस किया जाता है? जब ओवरसीज में, फॉरेन कंट्री में आपके क्या हो, एसेट्स या लायबिलिटीज या बोथ। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल सुनिएगा ट्रांसलेशन रिस्क की। ट्रांसलेशन रिस्क की सबसे अच्छी एग्जांपल है फॉरेन सब्सिडरी। देखो, लेट्स से पेरेंट पाकिस्तान में, सब्सिडरी यूके में, तो बेटा सब्सिडरी की बुक्स को पेरेंट पीकेआर में कन्वर्ट करेगा ताकि कंसोलिडेट कर सके। क्या मैं कह सकता हूं, पेरेंट जब सब्सिडरी की बुक्स को पीकेआर में कन्वर्ट करेगा तो सब्सिडी के नेट एसेट बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। अब वो जो सब्सिडी के नेट एसेट बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, दैट इज ट्रांसलेशन रिस्क। तो नॉर्मली ट्रांसलेशन रिस्क हम फेस कर रहे होते हैं इन केस ऑफ फॉरेन सब्सिडरी, क्योंकि जब मैं उसके नेट एसेट को ट्रांसलेट करूंगा कंसोलिडेट करने के लिए, तो उसके नेट एसेट बढ़ भी सकते हैं और, आप सुनिएगा, ट्रांसलेशन रिस्क ना विद इन बुक्स का गेन या लॉस होता है, ये इन टर्म्स ऑफ कैश नहीं होता। कैसे? आपने सब्सिडी के नेट एसेट को ट्रांसलेट किया, नेट एसेट पिछले साल से कम हो गए, कम तो हो गए, कोई कैश का आउटफ्लो थोड़ी हो रहा है। समझ में आ रही बात? ये सब्सिडी के नेट एसेट बढ़ गए, कोई कैश इनफ्लो थोड़ी हो रहा है। ट्रांसलेशन रिस्क तो बेसिकली अकाउंटिंग के जो स्ट्रिक्ट रूल्स है उसकी वजह से अराइज होता है। जैसे अगर मैं अकाउंटिंग को बीच में लेकर आऊं तो IAS 21 फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, IAS 21 की वजह से बेसिकली आप क्या फेस करते हैं, ट्रांसलेशन रिस्क। IAS 21 बताता है ना कि सब्सिडी को किस तरह से ट्रांसलेट करना है, क्या करना है। तो बेसिकली ये जो ट्रांसलेशन रिस्क है, जिसकी वजह से गेन भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है, वो विद इन बुक्स का गेन या लॉस होता है, इन टर्म्स ऑफ कैश नहीं होता। और ये अकाउंटिंग के जो स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स हैं उनकी वजह से अराइज होता है। अगर आपसे कोई पूछे हाउ टू हेज ट्रांसलेशन रिस्क, कोई क्या पूछ रहा है, हाउ टू ट्रांसलेशन रिस्क, तो प्लीज सुनिएगा बेटा, ट्रांसलेशन रिस्क को हेज करने का एक ही तरीका, आपके फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स बराबर होने चाहिए फॉरेन एक्सचेंज लायबिलिटीज के। अगर बेटा फॉरेन एक्सचेंज एसेट और फॉरेन एक्सचेंज लायबिलिटीज बराबर हैं, यू आर नॉट फेसिंग एनी ट्रांसलेशन रिस्क। रिपीट, ट्रांसलेशन रिस्क को हेज करने का सिर्फ एक ही तरीका, कोई और नहीं है। अगर आपके फॉरेन एक्सचेंज एसेट और फॉरेन एक्सचेंज लायबिलिटीज बराबर हैं, then the good news is you are not facing any translation risk. कैंसिल आउट हो जाएगा ना इम्पैक्ट। आगे चलते हैं ट्रांसलेशन से, बस क्या याद रखना है, आने वाला गेन एंड लॉस इन टर्म्स ऑफ कैश नहीं होता, लॉन्ग टर्म होता है। हेज करने का तरीका क्या है, फॉरेन एक्सचेंज एसेट और फॉरेन एक्सचेंज लायबिलिटीज बराबर हो। थर्ड, इकोनॉमिक एक्सपोजर रिस्क। बेटा इकोनॉमिक एक्सपोजर रिस्क का पहला पॉइंट है, इट इज ए लॉन्ग टर्म रिस्क। लॉन्ग टर्म है तो टाइम पीरियड क्या होगा, मोर देन 12 मंथ्स। इकोनॉमिक एक्सपोजर रिस्क जो भी है, पहला पॉइंट बताया, इट इज लॉन्ग टर्म, तो मोर देन 12 मंथ्स। ओके,
अब सवाल ये बताते हैं यार इकोनॉमिक एक्सपोजर रिस्क है क्या, प्लीज बहुत ध्यान से सुनिए। दो डिफरेंट सिचुएशन में आपको बताऊंगा इकोनॉमिक एक्सपोजर रिस्क की, और दोनों में हेजिंग के तरीके भी अलग अलग है। दो सिचुएशन है इकोनॉमिक एक्सपोजर रिस्क की और दोनों में हेजिंग के मेथड्स अलग हैं, प्लीज सुनिएगा वन बाय वन। मैंने अभी तक सिर्फ ये बताया कि जी वो ये एक लॉन्ग टर्म रिस्क है, ओके। अगली चीज समझिएगा है क्या यार, कैश कब फेस करना पड़ता है, प्लीज सुनना। अज्यूमिंग असम्पशन आपने बड़ी मेहनत की, बन गया आप एसीसी, वो ड्रीम पूरा हो गया आपका, आपके घर का, आपके मोहल्ले वालों का, हमारा बच्चा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, बन गया आप माशाल्लाह। सर जॉब लग गई, सब कुछ सही चल रहा है माशाल्लाह, बस मसला है कि आप दुनिया के एक ऐसे शख्स हैं बहुत ज्यादा सोशल है, हर चीज सेलिब्रेट करते हैं, और आज आपकी जॉब की एनिवर्सरी है, ले भाई हु सेलिब्रेट्स दैट, यू आर द वन। आप सेलिब्रेशन का कोई मौका हम जाया नहीं करते, और जॉब की एनिवर्सरी आपने ऑफिस में पार्टी थ्रो कर दी, हमने आज हमारी तरफ से पार्टी, ओके। नॉर्मली आप ऑफिस लेट ही जाते हैं, जैसे क्लास में लेट आते थे पढ़ने के लिए, जॉब पे भी लेट जाते हैं, लेकिन क्योंकि आज जॉब की एनिवर्सरी तो आप बिल्कुल टाइम पे पहुंचे, डॉट 9 o'clock पहुंच गया। जैसे आप ऑफिस पहुंचते हैं एक कॉल आती है जी अमेरिका से, ठीक है, मतलब अमेरिका में आपके सुबह के 9 बज रहे हैं, अमेरिका में रात का ठीक ठाक टाइम होगा, क्लाइंट अभी भी जाग रहा है, अजीब क्लाइंट है, उसने आपको कॉल की, तो आपके असिस्टेंट ने कहा सर शैल आई पिक द फोन, आपने कहा नो, टुडे आई एम गोइंग टू रिसीव ऑल द कॉल्स, जॉब एनिवर्सरी। बोला सर इतने खुश, बोला भाई लोग बोलते थे अपना एसीसी नहीं होगा, अपना एसीसी हो गया, जॉब लग गई, और जॉब जब शुरू की तो लोग कहते थे एक दिन टिक नहीं पाएगा, एनिवर्सरी पे पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह, पार्टी है, कॉल स्वामी उठाएंगे, बोला हाँ सर। सर आपने कॉल उठाई, मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ, 10 साल पुराना क्लाइंट है, बहुत बड़ा एक उनका कह लें ऑर्डर होता है इंपोर्ट का, उनकी इंपोर्ट आपकी एक्सपोर्ट। अच्छा आपकी कंपनी ने नॉर्मली पैसे उनसे पीकेआर में लेती है, किस में लेती है, पीकेआर में, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब सिनेरियो क्या है, सर सिनेरियो सुनिए, क्लाइंट ने आपको कहा कि सर देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू, आपने दिल में कहा आज तो हर न्यूज गुड ही होनी चाहिए यार, उसने कहा द गुड न्यूज इज फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स माय कंपनी इज नॉट गोइंग टू प्लेस एनी ऑर्डर टू योर कंपनी। आपने मतलब टोनी इज दैट अ गुड न्यूज, आई विश यू वर इन फ्रंट ऑफ मी, आई कुड हैव हग यू and after that you would not be in this world. How come it is the good news? This is a good news, we'll not place any order to your company. आपने what happened? Any quality problem? बोला no. आपने any compliance problem? बोला no. आपने then Tony, is everything okay? What happened? उसने कहा sir the problem is Pak rupees have become little bit stronger against the dollar. तो आपने कहा थैंक गॉड, उसने कहा यस गुड फॉर यू नॉट फॉर अस, आपने प्लीज एक्सप्लेन। उसने कहा सर पाक रुपीस के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इंपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान नाउ इट हैज बिकम लिटिल बिट एक्सपेंसिव फॉर अस, क्योंकि हमने तो आपको पीकेआर में पैसा देना था, लेट्स से हमें आपको देने थे 100 मिलियन पीकेआर, तो अगले का डॉलर लगेगा तो पीकेआर देगा ना, तो पीकेआर के जरा सा स्ट्रॉन्ग होने में उसका डॉलर ज्यादा लग रहा है, बात समझ में आ रही है? तो उसने कहा सर नाउ द इंपोर्ट हैज बिकम एक्सपेंसिव फॉर अस फ्रॉम योर कंट्री, दैट्स व्हाई वी हैव डिसाइडेड टू कैंसिल फर्दर ऑर्डर्स। हाँ टोनी अजीब न्यूज सुनाई तूने यार। फिर आपने असिस्टेंट को तो रूम से बाहर निकाल दिया और फिर आप अपने आप से मिरर के सामने खड़े होकर बातें करने लगे, आपने यार अजीब है यार तू, जब तक आपने कहा मैं स्टूडेंट था पीकेआर डेप्रिशिएट होता था, जब भी फीस लेने का घर पे टाइम आता था अजीब माहौल हो जाता था कि किसी से किडनी मांग रहा हूं फीस नहीं मांग रहा, और आज पहली दफा पीकेआर स्ट्रांग हुआ है और लगता है आज जॉब ही चली जाएगी, और आपने शाम में पार्टी भी दे रखी। तो सवाल ही पैदा होता है कि ये क्या है, दिस इज इकोनॉमिक एक्सपोजर रिस्क।
बेटा याद रखिए, करेंसी के स्ट्रांग होने से हमेशा फायदे नहीं होते, कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। ये अमेरिका वाले चाइना के ऊपर इसीलिए तो रोते रहते हैं। वो कहते हैं यार चाइना की जिस तरह की इकोनॉमी है, इनकी करेंसी तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रांग होनी चाहिए। बोला इन्होंने तो डेलिबरेटली लगता है कि डीवैल्यू कर रखा है, तो इस पे ही फड्डा करते रहते हैं वो लोग। तो यार अगर आपकी करेंसी के स्ट्रांग होने की वजह से आपकी सेल्स कम हो रही है, तो दैट इज एक इकोनॉमिक एक्सपोजर रिस्क। अब सवाल ये पैदा होता है इसको कैसे हेज करें? क्यों? आपकी कंपनी क्या मैं कह सकता हूं यार, आपकी कंपनी तो एक्सचेंज रेट को डिवैल्यू नहीं कर सकती, अपनी करेंसी को डिवैल्यू नहीं कर सकती। तो हाउ टू हेज? इस सिचुएशन में हेजिंग के दो तरीके। भाई उसने कहा था ना उसको टाइम का कोई मसला नहीं है, कंप्लायंस, क्वालिटी, हर चीज अच्छी है, सिर्फ उसको प्रॉब्लम क्या था, आपकी प्रोडक्ट महंगी लग रही थी। यस नो? तो दो में से एक काम कर लो बेटा, try to reduce your production cost, obviously without compromising on quality. और प्रोडक्शन कॉस्ट वही कंपनी कम कर सकती है जो वेल डाइवर्सिफाइड हो, जिनके पास ना असेंबली प्लांट समझ लें बहुत से कंट्रीज में हो। तो वो एक ऐसा कंट्री फाइंड आउट कर लेंगे जहां उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। सर आप देखें ना कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी फाइनल प्रोडक्ट चाइना में जाके असेंबल होती है, सो उन्होंने कैलकुलेशन की होगी, उनको वहीं पे सस्ती पड़ी होगी कॉस्ट। ऐसा ना सर, यू विल बी सरप्राइज टू नो यार, वो मतलब अमेरिका ले, मतलब दुनिया के जितने भी कंट्रीज आप ले लें, यकीन माने वहां पे जो भी प्रोडक्ट सेल हो रही है, नॉर्मली वो प्रोडक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट असेंबल या मैन्युफैक्चर अगर हो रही है तो चाइना में हो रही है। चाहे आगे मेन सेलर गोरा हो, लेकिन वो बन चाइना में ही रही है। तो सर आप किस पे काम करें? प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने की कोशिश करें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी। फायदा, जब आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी तो आप अपनी प्रोडक्ट को कंपेटिटिव प्राइस में सेल कर पाएंगे, मसला ही खत्म हो जाएगा। सेकंड, आपने वही प्रोडक्शन कॉस्ट कम नहीं कर सकते, फिर एक और काम करो, ब्रांडिंग। आप अपनी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग ऐसी कर देंगे बस खत्म। क्यों सर? एक दफा आपकी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग होगी, पीपल विल पे यू एज मच एज यू आर आस्किंग, नो इशू एट ऑल। सर एग्जांपल ले लेना यार, एप्पल का आईफोन भी तो एक सेल फोन ही है ना, ये सुनो, लेकिन जो एप्पल का आईफोन 4-4 लाख में भी लोग लेते हैं, 5-5 लाख में भी लेते हैं, 3-3 लाख रुपए में भी लेते हैं, है तो फोन ही है। ऐसे थोड़ी होता है कि एप्पल से अगर आप बात कर रहे हैं तो बीच में से बंदा बाहर आ जाएगा, कैसे हो भाई, ठीक हो? आपने अंदर जा वापस, पागल। बोला अच्छा जा रहा हूं, मैंने कहा आपने एप्पल से बात की, ऐसा थोड़ी होता है सर। वही कॉल आएगी, कॉल जाएगी, और फोन का काम ही क्या है, कम्युनिकेशन। लेकिन बस लोग कह रहे नहीं यार एप्पल, यार एप्पल से बात कर रहा था। बोला एप्पल से बात कर रहा था? अच्छा, हम समझे तेरे से बात कर रहा था। मतलब बोले नहीं नहीं, एप्पल के थ्रू बात कर रहा था। अरे भाई एप्पल के थ्रू कैसे बात होती है? मतलब एप्पल तो लोग खाते हैं। मतलब वो वाला एप्पल थोड़ी, तुझे क्या पता? बोले क्यों, सेलफोन तो मेरे पास भी है। अबे वो कौन सा तेरे पास? बोले 3310 है भाई। बोले तुझे क्या पता 3310? बोले बड़े काम क्या है 3310? बच्चों के पास बॉल वॉल नहीं होती तो इसके साथ ही खेल लो। चोर को भी मारा हमने इससे, तो टेंशन नहीं है। और कोई लेने भी नहीं आते भी नहीं लोग लेने के लिए। बोला 2-3 लोग आए तो उल्टा हमको पैसे देके गए। बोला भाई कोई अच्छा वाला सेलफोन ले लो, हमारी मेहनत आया कर रही है, 2 दिन से आपको ट्रेस कर रहे हैं, हमारा पेट्रोल महंगा है, आपका सेलफोन सस्ता है। तो सवाल ये कि मेरे भाई एप्पल वाले ने क्या किया सर, ब्रांडिंग, एक ब्रांड बना दिया है। आज यकीन माने पाकिस्तान की बात करें तो एप्पल के फोन को एक स्टेटस सिंबल समझा जाता है। मतलब आपका अगर उठना बैठना ऐसे लोगों के पास है कि 4 के पास एप्पल है और आपके पास नहीं है, तो हो सकता है सर कॉल है तो आप अपना फोन ही ना उठाए शर्म के मारे। हमने कहा यार बाद में कर लूंगा, मतलब अंदर ही हाथ जाके अपने इसको तो साइलेंट मोड पे तो रखो। तो सवाल ये, या फिर आप वो दूसरा काम करेंगे, दैट यू आर नॉट रिच बट यू लुक रिच। हमें चल यार कवर तो एप्पल का ले लो। Who cares? अब इतना जुल्म थोड़ी है कि लोग अंदर से भी देखेंगे नहीं यार तू खोल के बता एप्पल है। तो कुछ लोग कॉस्मेटिक अमीर होते हैं, दे लुक रिच बट दे आर नॉट रिच। ठीक है, उससे यहाँ गाड़ी, बड़ी गाड़ी नहीं ले सकते तो क्या हुआ, लीज पे ले ले। अब बोला हर बंदा थोड़ी पूछेगा अपनी है लीज पे ना, ये बात भी अमीर तो लगेंगे होना। सर ये अलग ही तरह से कुछ लोग होते हैं जो हमारी समझ से बाहर है, मतलब नहीं है तो भाई नहीं है ना, मतलब। लेकिन बाद लोग इस तरह से भी पैसे लगाते हैं, आई हैव सीन, जो अगेन गर्दन से ऊपर वाले एरिया में कोई मसला है वहां। तो बेटा इकोनॉमिक एक्सपोजर रिस्क को इस सिचुएशन मैच करने के दो तरीके, वन
प्रोडक्शन कॉस्ट कम करो, और सेकंड क्या है, ब्रांडिंग। ब्रांडिंग आप देखिए ना बाहर की यूनिवर्सिटीज की फीसेस, उफ, इतनी खतरनाक फीसेस हैं, यकीन मानेंगे आपकी सोच। मतलब अगर आपको भी बोले भाई यूके की फलानी यूनिवर्सिटी में पढ़ लो, 40,000 फीस देनी है सेमेस्टर की, अबे 40,000 का मसला थोड़ी, खाली 40,000 ही होता, खुद थोड़ी जाते, दोस्तों को भी लेके जाते, चल आ जाए तू भी आ जाए यार। लेकिन बेटे 40,000 के साथ जब पाउंड की साइन लगती है और हर 6 महीने के बाद देने होते हैं, तो ख्वाब में भी ये ख्वाब नहीं आता कि ऐसा ख्वाब आए कि मैं वहां पढ़ूं। क्यों, एक्सचेंज रेट तंग करता है ना, ख्वाब में भी आ जाता है, बोला भाई वापस आया है, मतलब ख्वाब देखने भी पाबंदी, बोला इतना महंगा क्यों देख रहा। रीजन सब, करेंसी बड़ी तगड़ी है, लेकिन इतना सब होने के बावजूद यू विल बी सरप्राइज टू नो कि यार इन कंट्रीज के अंदर यूनिवर्सिटीज यकीन मैंने भरी पड़ी है, वो भी एशियंस के साथ। अपने गोरे थोड़ी पढ़ते हैं, उनको टाइम ही नहीं है, हम लोग ही पढ़ रहे होते हैं पागलों की तरह, हमें पढ़ाई पे लगा दिया। तो लोग इतना क्यों पे करते हैं उनको, ब्रांड, दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी, नंबर 2 यूनिवर्सिटी, नंबर 3, बस यही चल रहा था, ब्रांडिंग। बात समझ में आ रही। तो यार या तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम कर दें या किस पे चले जाए भाई। अरे नहीं नहीं, लॉन्ग टर्म रिस्क है, प्लीज सुन ले, इट्स अ लॉन्ग टर्म रिस्क। अगले ने ऑर्डर कैंसिल कर दिए, कल दोबारा थोड़ी देगा ऑर्डर। याद रखिए 10-10 साल वाले जब क्लाइंट चले जाते हैं तो दे डोंट टर्न अप ऑन अ वेरी नेक्स्ट डे। और जब करेंसी एक दफा डीवैल्यू होती है तो या स्ट्रांग होती है तो फॉरेन डीवैल्यू भी नहीं, हमारे कंट्री को छोड़ दें, यहाँ तो कुछ भी होता रहता है। इट्स अ लॉन्ग टर्म रिस्क, इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म रिस्क। एक और देखिएगा, हम सब ने ना एनपीवी पढ़ी है, यस नो। ऐसा भी तो हो सकता है कि फॉरेन प्रोजेक्ट हो, जरूरी थोड़ी है प्रोजेक्ट पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर भी तो हो सकता है। आप सुनिएगा, ये है T1, ये है T2, ये है T3। लेट्स से प्रोजेक्ट यूके के अंदर है, आपने सारे नेट कैश फ्लोस निकाले। अब ये एंड में जो नेट कैश फ्लोस आएंगे ना पाउंड स्टेलिंग में आएंगे, आपको बेटा पाउंड स्टेलिंग को ना पीकेआर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो एनपीवी निकलेगी वो पीकेआर में निकलेगी। अब मसला क्या है, T1 का नेट कैश फ्लो, T2 का नेट कैश फ्लो, T3 का जो नेट कैश फ्लो है, इसको जब आप पीकेआर में कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए आपको एक्सचेंज रेट चाहिए, वो कहां से लाऊंगा। तो आप अगले 3 साल के एक्सचेंज रेट ना प्रिडिक्ट करेंगे। क्या करेंगे, प्रिडिक्ट, पढ़ेंगे हम, परचेजिंग पावर पैरिटी से प्रिडिक्ट करते हैं। आपने अगले 3 साल के रेट प्रिडिक्ट कर लिए, आपने वो प्रिडिक्टेड रेट को लेके पहले साल के नेट कैश फ्लो को, दूसरे साल के नेट कैश फ्लो को और तीसरे साल के नेट कैश फ्लो को क्या किया, पीकेआर में कन्वर्ट कर लिया। क्या मैं कह सकता हूं, व्हेन द एक्चुअल टाइम कम्स, जो रेट आपने प्रिडिक्ट किया है, व्हेन द एक्चुअल टाइम कम्स, नॉर्मली रेट कुछ और होगा, यस और नो। So that is also economic exposure risk. Long term है ना सर, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इज अ लॉन्ग टर्म डिसीजन। अब सिचुएशन क्या है, एक फॉरेन प्रोजेक्ट है, उसके नेट कैश फ्लोस को ट्रांसलेट करने के लिए व्हाट आई डिड, मैंने एक्सचेंज रेट प्रिडिक्ट किए। अब मुझे पता है कि जब एक्चुअल टाइम आएगा तो रेट कुछ और होगा, तो आई एम फेसिंग इकोनॉमिक एक्सपोजर रिस्क। अब सवाल ये पैदा होता है इस सिचुएशन में हेजिंग कैसे होगी। बेटा इस सिचुएशन में जो हेजिंग होती है वो करेंसी स्वैप के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है, स्वैप का मतलब एक्सचेंज। आगे पढ़ेंगे आप ये इंशाल्लाह बहुत तमीज से। फिलहाल मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, करेंसी स्वैप में क्या होता है, एक्सचेंज रेट बिकम्स फिक्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। देखिए करेंसी स्वैप कैसे होता है कैसे नहीं होता, क्योंकि जब करेंसी स्वैप में आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह, तो करेंसी स्वैप में आप लोग एक बड़ी जबरदस्त कहानी सुनेंगे, स्टोरी, कैरेक्टर है हमारी स्टोरी में। करेंसी स्वैप में वी हैव मुन्ना, माँ, आसिफ अंकल एंड तौकीर। तो देखेंगे इनमें किस तरह की डिस्कशन हो रही है करेंसी स्वैप को लेके, अच्छा लगेगा आपको। लेकिन व्हेन द टाइम कम्स तो ये स्टोरी हम देखेंगे, फिलहाल वो टाइम नहीं आया। बस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए भाई, करेंसी के 3 तरह के रिस्क हैं, ट्रांजैक्शन, ट्रांसलेशन और इकोनॉमिक एक्सपोजर रिस्क। अब बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट
ट्रांसलेशन रूल्स। कौन से रूल्स? ट्रांसलेशन। बेटा ट्रांसलेशन रूल्स की बात कर लेते हैं। कैसे पता लगेगा मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है? ट्रांसलेशन, प्लीज सुनिए। ट्रांसलेशन रूल में पहला है डायरेक्ट कोट। कौन सा? डायरेक्ट कोट। डायरेक्ट कोट कैसे लिखा जाता है? न्यूमरेटर में आती है लोकल करेंसी, न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में आएगी फॉरेन करेंसी, जो कि हमारे यहां चलता है रुपीस पर डॉलर। नीचे एक लाइन लिख ले, रूल ऑफ ट्रांसलेशन इज मल्टीप्लीकेशन। जी, वी मल्टीप्लाई इन ऑर्डर टू ट्रांसलेट। ये सुनो, पहचानोगे कैसे डायरेक्ट कोड को? न्यूमरेटर में लोकल करेंसी, डिनोमिनेटर में फॉरेन करेंसी, रुपीस पर डॉलर। एक सिंगल लाइन लिखे, रूल ऑफ ट्रांसलेशन इज मल्टीप्लीकेशन। वी मल्टीप्लाई इन ऑर्डर टू ट्रांसलेट। चेक कर लें आप भाई, मल्टीप्लाई करते हैं। ये सुनो, आप देखिए ना, एसीसी की फीस देने से पहले आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद अजीब फेशियल एक्सप्रेशन आते हैं, यार ये क्या हो गया यार। दोस्त कह रहा होता क्या हो गया भाई, क्या हो गया? बोला भाई देख यार फीस को देख। बोला क्या हुआ? बोला देख कैलकुलेटर से बाहर कुछ नजर आ रहा है। बोला हाँ यार वैल्यू तो कैलकुलेटर से बाहर आ रही है। बोला ये फीस है तेरे भाई की। बोला बेटा बोला था 3D कैलकुलेटर क्यों ले रहे, नॉर्मल वाला ले, वैल्यू वहीं पे रहेगी। तो सर ट्रांसलेशन मल्टीप्लीकेशन है ना सर? यस नो, वी मल्टीप्लाई, जिसकी वजह से मसले होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर देखिए, बाज बच्चे होते हैं, मैंने आपको बताया यार, बाज बच्चे अलग ही होते हैं, उनको हम कहते हैं खुश मिजाज बच्चे, खुश ही रहते हैं माशाल्लाह। दे डोंट केयर दुनिया कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही, मतलब कोई फिक्र ही नहीं, खुश है वो। मतलब उनकी सेहत को देख के भी लगता है यार माशाल्लाह बहुत ही खुश है। कोई टेंशन वेंशन, टेंशन किस बात की? मतलब कौन सी जिंदगी रोज रोज मिलती है, एक ही दफा मिलती है, टेंशन क्यों लूं भाई? ठीक है, ऐसे ही एक बच्चा है, लेट से एक दिन वो बच्चा घर जाता है और बच्चा देखते हैं अब्बा जी का मूड ना थोड़ा सा ऑफ है। बच्चा बोला अब्बा क्या हो गया, मूड क्यों ऑफ है आपका? बोला आपके कजन का फोन आया था। बोला अच्छा, कौन से कजन? बोला आसिफ, यूके वाला। एक तो ये भी मुसीबत है, मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूँ, हम में से हम कोई भी हमारा जानने वाला बाहर चला जाए, उसके नाम के साथ पूरा मुल्क आ जाता है, उसको भी नहीं पता होता, हम समझते हैं मुल्क उसने खरीद लिया। भाई आसिफ बोल दो ना। बोला नहीं आसिफ नहीं, आसिफ यूके वाला। आपने अच्छा क्या बोल लेते? मतलब अपनी सैलरी बताई उन्होंने। बोला अब्बा तो क्या हो गया, कितनी थी सैलरी? बोला 5,000 कमाता है पर मंथ। बोला आपने कहा अब्बा देख लिया, गरीब लोग ये गरीब ही रहेंगे, चाहे यूके हो या पाकिस्तान हो, इनसे तो हम ये अच्छे। आपका बच्चा 1 लाख लाता है माशाल्लाह। हमने आसिफ नहीं है, अपने मुकाबले का पल्ले का नहीं है, हमारे बहुत दूर है, बहुत टाइम लगेगा, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? बोला बेटा 5,000 पाउंड कमाता है पर मंथ के। आपने अब्बा देखे एक्सचेंज रेट की साइन की बात नहीं हो रही, ये हटा दें, ये हटा दें, ऐसे तो गलत बात है। आप सिर्फ यूं देखें 5,000, आपका बच्चा 1 लाख। बोला यार बेटा कभी बंदा सीरियस भी हो जाता। बोला बस सीरियस ही तो हूं, उससे तो ज्यादा ही कमा रहा हूं, मतलब क्या हो गया आपको? तो ये एक अलग ही खुश मिजाज लोग होते हैं, बड़े कम होते हैं दुनिया में, जिनको टेंशन ही कोई नहीं। पेरेंट्स को टेंशन हो रही होती है यार, इसको टेंशन क्यों नहीं हो रही? तो सर ये बच्चा भी अलग ही है। तो अब्बा को टेंशन हो रही थी मल्टीप्लीकेशन की वजह से, और बच्चा मल्टीप्लाई कर नहीं रहा था, वो एक्सचेंज रेट की साइन वो कह रहा है इग्नोर करो। तो सर आप देख लें डायरेक्ट कोट मल्टीप्लीकेशन, जैसे हम में से अगर कोई पहली दफा या मैं दूसरी तीसरी दफा भी बाहर चला जाए चंद दिनों के लिए, तो मैं अक्सर कहता हूं हम जब बाहर जाते हैं ना, यकीन माने बाहर जाके हम बाहर होते हैं फिजिकली, कोई चीज हम खरीदते हैं ना, तो कुछ सेकंड के लिए हम पाकिस्तान आ जाते हैं। हालांकि शॉपकीपर समझता है कि हम वहीं पर हैं, लेकिन उसको भी आइडिया हो जाता है कि यार अभी ये पाकिस्तान चला गया। मतलब हमने एक चीज, लेट से आपने दुबई में एक चीज पूछी गलती से, अब वो आपको बता रहा है फिजिकली वहीं पर है आप, मेंटली आपका दिमाग पाकिस्तान में आ रहा है और आप एक्सचेंज रेट के साथ खेल रहे हो। फिर यहाँ से सिग्नल जाते हैं, बोला भाई बहुत महंगा है, तो आप फौरन मना कर देते हो, मतलब आई विल कम ऑन सम अदर डे, नॉट टुडे, आई डोंट फील लाइक टू बाय इट।
saying we thought you are hungry, you wanted to eat. नहीं, I won't eat, sorry, I'm on fasting. फास्टिंग पे चले गए। तो सवाल ये ना कि दिमाग ने आपको बताया बोला बहुत ज्यादा ले रहे हैं, इसको छोड़ दे। तो सर वो आप फिजिकली वहीं पर थे, लेकिन मेंटली कुछ सेकंड के लिए हम कहाँ आ जाते हैं? पाकिस्तान। नॉर्मल है सर, कैलकुलेशन होती है, फिर यहाँ से इंस्ट्रक्शन जाती है और फिर उसके बाद ठीक है। और बाहर के कंट्रीज में एक और मुसीबत है, वहां एक कॉन्सेप्ट ही नहीं है जिसका नाम है बार्गेनिंग, जो सिर्फ पाकिस्तान में पाया जाता है। क्योंकि बहुत सी हमारे ऐसी मार्केट्स हैं, यकीन माने, मतलब लाख रुपए ही मांग रहा हूँ, दिल में बोलते मांग ले, क्या फर्क पड़ता है, मैंने कौन सा देना। वो लाख बोलते हैं 1000 रुपए, बोल यार ये क्या है? तो वहां से निगोशिएशन शुरू होती है, तो कम कर आगे 2, 2.5, 3 हजार रुपए चल रहा। तो सर ये हमारे हैं। बाहर तो ये भी मुसीबत है, बार्गेनिंग नहीं कर सकते, यकीन माने। मतलब मुझे आज भी याद है, मतलब मैंने एक चीज पूछी, उसने मुझे प्राइस बताई, आई वाज स्पीचलेस। मुझे पता था बार्गेनिंग तो हो नहीं पाएगी। मैंने यार ये क्या हो गया। उस वक्त जो रिंगिट था मलेशियन करेंसी, इट वाज अराउंड 30 रुपीज, अब तो वो भी 40 से ऊपर हो गया। तो मुझे वहां पे एक एशियाटिक एक जगह है, मतलब अच्छी जगह उन्होंने बनाई है। अब एशियाटिक, यस आई थिंक एशियाटिक था, कोई और था, मतलब उनकी कोई XYZ मार्केट थी। तो वहां मुझे एक शॉल पसंद आई बड़ी जबरदस्त। मुझे शॉल इतनी अच्छी थी, मैंने कहा मैं वालदा के लिए ले लेता हूँ। मेरे पहले पूछने से पहले मेरा दिमाग पाकिस्तान आया, मैंने कितने की होगी, पाकिस्तानी 10,000 15,000 की होगी। और ये जालिम आदमी ने मुझे बोला 25,000। भाई 25 को मैंने 30 से मल्टीप्लाई किया, दिमाग घूम गया। मैंने कहा यार मैं इसके क्या बार्गेनिंग करूं यार, मतलब आई वाज क्वाइट। मैंने यार आइसक्रीम की शॉप कहां पर बता देंगे। गलती होगी, वही शॉल पे नजर पड़ गई, आई एम रियली सॉरी। और मजे की बात, ही वाज नॉट इन अ शॉप, बाहर घूम रहा था बेचने वाला, हमने समझे तो और सस्ता होगा, लेकिन नहीं, आई मेड द मिस्टेक। तो पॉइंट क्या है कि वो ट्रांसलेशन मरवा देते हैं और कुछ भी नहीं। तो ऐसा भी होता है, रीजन से डायरेक्ट कोट है ना, क्या करें, मल्टीप्लाई करते हैं, जब तक इंस्ट्रक्शन जाती है तो ही फैसला होता है ले या ना ले। अब सुनिएगा, डायरेक्ट कोट में क्या करोगे, मल्टीप्लाई, स्पॉट रेट देखना, रुपीस पर डॉलर। अगर मैं लिखता हूं 180 एंड 182, तो बेटा सुन ले, ये आपका सेलिंग रेट है और ये आपका बाइंग रेट है। ये आपका सेलिंग रेट है और 182 आपका बाइंग रेट है। आसान कर लेता हूं, सुनना भाई। अच्छा, बाज बच्चे ना इसमें फ्री फंड में घूम रहे होते हैं, सर ये आप मुझे बता रहे हैं मेरे लिए एक्सचेंज रेट है मनी एक्सचेंजर। भाई पहली बात ये कि मैं आई एम नॉट टीचिंग मनी एक्सचेंजर, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मनी एक्सचेंजर को थोड़ी पढ़ा रहा हूं। आसान कर लो, मनी एक्सचेंजर पे ना 2 रेट लिखे होते हैं, कितने रेट? आसान कर लो बेटा, हर वो रेट आपका है जिसमें आपको लॉस है, हर वो रेट आपका है जिसमें आपको लॉस है। ओ भाई मनी एक्सचेंजर आपको सिर्फ लॉस देने के लिए बैठा हुआ है, बस। लोग जाते हैं खुशी खुशी लॉस लेके आ जाते। तो मनी एक्सचेंजर के बाद 2 रेट लिखे होंगे, हर वो रेट आपका है जिसमें आपको लॉस है। मिसाल के तौर पे आप चले गए मनी एक्सचेंजर के पास, 2 रेट लिखे थे 180 एंड 182, ठीक है, आप चले गए। लेट्स से वहां तारिक भाई बैठते हैं, आपकी दुआ सलाम है, तारिक भाई कैसे हो, 2 रेट देखे आपने 180 और 182। आपने तारिक भाई एक काम करो, बोला क्या, आपने तारिक भाई $500 निकाल लीजिएगा 180 वाले। दोबारा बोलिए, तारिक भाई $500 दे दो, लेकिन 180 वाला डॉलर मुझे दे दो। बोला बेटा खरीदने आए हो ना, बोला हाँ। बोला डॉलर 182 का मिलेगा। हाँ तारिक भाई लिखा तो 180 भी लिखा हुआ है। बोला नहीं, तुम्हारे लिए 182। आपने $500 ले लिए 182 के लिहाज से, यानी कि $500 ले लिए किस रेट पे, कितना अमाउंट बना, पी क्या रहे बताए, कितना आ रहा है, 91,000। अब सुनिए, लेट्स से आप घर आ गए, ठीक है, मतलब घर पे कुछ अनबन हुई, कोई मसला हुआ, अब उन्होंने कहा वापस कर गया, क्यों लाया डॉलर, जरूरत ही नहीं है।
आपने अब्बा सब्जी नहीं लाए, मतलब डॉलर लाए, आपने ही भेजा था, बोला अभी हम बोल रहे हैं वापस करके आओ। हाँ ठीक है, आप चले गए। अब तारिक भाई वो डॉलर वापस ले लो 500। कैसे दे दो यार? बोला हाँ टेंशन क्या, दे दो। अब उन्होंने 180 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 90। बोला बीच में 1000 रुपए आपके गायब हो गए। हाँ तारिक भाई ये क्या तफरीह चल रही है? थोड़ी देर पहले आए थे, खरीदा तो 182 के लिहाज से आपने पैसे लिए मुझसे, अब बेच रहा हूं तो 180। बोला भूल गया आप एक कॉन्सेप्ट। आपने क्या बोला? हर वो रेट आपका है जिसमें आपको नुकसान। सोचो, जब आप डॉलर बाय करने के तो आपने ज्यादा पे किया, और जब आप डॉलर सेल करने के तो आपको कम पैसे मिले। ये सुन, 1000 रुपए बीच में गायब। तो सुन ले भाई, डायरेक्ट कोड में सुन ले, वी बाय हाई वी सेल लो। रिपीट, डायरेक्ट कोड में व्हाट डू वी डू? वी बाय हाई वी सेल लो। ये पक्का याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। हर वो रेट हमारा है जिसमें हमें नुकसान है। सर डायरेक्ट कोड, वी बाय हाई वी सेल लो। हर वो रेट हमारा है जिसमें हमें नुकसान है। अब आ जाए बेटा इनडायरेक्ट कोड पे। एक और भी होता है इनडायरेक्ट कोड। इनडायरेक्ट कोड में फॉरेन करेंसी को हम डिवाइड करते हैं लोकल करेंसी से। ठीक है, एक मिनट के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि पाउंड स्टर्लिंग आपकी लोकल करेंसी है। अजम्पशन, अजम्पशन, सीरियस नहीं होइएगा प्लीज। इनडायरेक्ट कोड, न्यूमरेटर में फॉरेन करेंसी, डिनोमिनेटर में लोकल। तो इनडायरेक्ट कोड डॉलर पर पाउंड स्टर्लिंग, एक मिनट के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि पाउंड आपकी लोकल करेंसी है। अजम्पशन। तो बड़ा एक सिंगल लाइन लिख लें, रूल ऑफ ट्रांसलेशन इज डिवीजन। बेटा इनडायरेक्ट कोड में डिवाइड किया जाता है ट्रांसलेट करने के लिए। इनडायरेक्ट कोड में क्या करते हैं? ट्रांसलेट करने के लिए डिवाइड करते हैं। इनडायरेक्ट कोड में ट्रांसलेट करने के लिए डिवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पे देखिएगा, मैं आपको स्पॉट रेट दे रहा हूं, डॉलर पर पाउंड 1.72 एंड 1.74। यहां देखें, ये आपका बाइंग रेट है, ये आपका सेलिंग रेट है। बेटा इनडायरेक्ट कोड में याद रखिएगा, वी बाय लो वी सेल हाई। रिपीट, इनडायरेक्ट कोड, वी बाय लो वी सेल हाई। और इनडायरेक्ट कोड में डिवाइड करते हैं। इनडायरेक्ट कोड में व्हाट डू वी डू? वी डिवाइड in order to translate. We divide in order to translate. और इनडायरेक्ट कोड में बेटा याद रखिएगा, we buy low we sell high। अब मिसाल के तौर पे सुनना, assuming आपकी कंपनी ने लेट से अपनी किसी ब्रांच में आपको यूके भेज दिया। आजकल आप यूके में, अदमश क्या बात है, सुनिएगा भाई। आज आपके एक डायरेक्टर ने आपको वैसे ही बुलाया, बोला यार एक काम है आपसे। आपने प्लीज सर गो अहेड, व्हाट इज द वर्ड? उसने कहा यार बेसिकली ना, वी नीड टू बाय $10,000। क्या खरीदने? $10,000। बेटा आप यूके के अंदर हैं, आपकी कंपनी यूके के अंदर है, और आपकी कंपनी को डॉलर बाय करने। क्या मैं कह सकता हूँ आप मनी एक्सचेंजर के पास जाओगे, पाउंड स्टेलिंग दोगे तो आपको डॉलर्स देगा, ये सुनो। और पाकिस्तान में डॉलर लेने तो पीकेआर देने पड़ते हैं ना, तो आप यूके के अंदर हो। तो डायरेक्टर ने कहा भाई एक काम करें, $10,000 बाय करके ले आओ। आप चले गए। अब आप चले गए और आपने दो रेट देखे भाई, ये रेट भी और ये रेट भी है। आपने ले भाई ये क्या हो गया यार। अच्छा आपको इतना पता है कि इनडायरेक्ट कोड में डिवाइड करते हैं। आपने कहा एक काम करता हूं, देखिएगा आप $10,000 को जरा 1.74 से डिवाइड करेंगे, क्या आता है? बस ये बता देंगे आप। 57
आप सुन लें भाई अच्छे से, याद रखिएगा आपको आपके डायरेक्टर ने कहा कि आपने $10,000 बाय करने हैं, आपको आइडिया नहीं है कौन सा रेट आपका, आपने 1.74 से डिवाइड किया, 5747 आए, और आपने एक काम किया, आपने अपने जेब से 5,747 पाउंड निकाले और जो भी मनी एक्सचेंजर था उसको आपने पाउंड दिए और आपने कहा प्लीज गिव मी $10,000। उसने काउंट किया और पैसे आपके मुंह पे मारे, मतलब आपने दिल में कहा मतलब बदतमीजी, मतलब मेरा मुल्क होता मुझे बता देता, मतलब आपने मतलब दिस वेरी इंसल्टिंग, मतलब दिस इज नॉट द वे टू डील विद कस्टमर्स, well but you are cheating, I'm not cheating, मतलब I'm just asking for $10,000। बोला how did you get this 5747 value? हमने by dividing 1.74, बोला this is not the rate which belongs to you, for you we have a lower rate। आपने कहा अच्छा lower sounds good, ये sounds तो good है, इसको डिवाइड करो 1.72 से बेटा, ये कितना आ रहा है 5813 के बाद क्या है, चले 4 कर लो यार, 5814। अब जैसे ही आपने लोअर रेट से डिवाइड किया 5814 आ गया, आपने सर एक्चुअली आई एम ओके विद द हायर रेट, बोले नो 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 फॉर यू इट्स नॉट द हायर रेट, फॉर यू देयर इज अ लोअर रेट। आपने बोला व्हाई इज दैट सो, उसने यू आर फॉरगेटिंग वन थिंग, आपने व्हाट, बोले द रेट इन व्हिच यू हैव अ लॉस दैट रेट बिलोंग्स टू यू। आपने एक्सक्यूज मी सर हाउ डू यू नो दीस सेंटेंसेस, द रेट इन व्हिच आई फेस अ लॉस इट बिलोंग्स टू मी। उस बंदे ने कहा यू डिड नॉट रिकॉग्नाइज मी, नो आई एम तारिक भाई। तारिक भाई इतना चेंज, इतना चेंज, बोला भाई देख, हमने कहा तारिक भाई इतना एक्सेंट एक्सेंट, बोला मुंह में पान रखा है ना एक्सेंट खुद ही निकलता है, बोला तारिक भाई इतना कलर वलर ये सब, बोला तेरे भाई ने ब्लीच व्लीच करा लिया तो बिल्कुल गोरा लग रहा है तेरा भाई। बोला ले, बोला तारिक भाई 19-20 ही तो था, बोला हमने कहा वो फर्क भी खत्म। तो तारिक भाई हर जगह पहुंचा हुआ है, तो बेटा हर वो रेट आपका है जिसमें आपको नुकसान है भाई। बेटा इनडायरेक्ट कोड है ना, पहचानेंगे कैसे इनडायरेक्ट कोड को, फॉरेन करेंसी डिवाइड बाय, चले मैं आपको बता देता हूं, इनका सवाल भी सही है। ये देखो बेटा ये $10,000 लिखा और डॉलर पर पाउंड क्या लिखा हुआ है 1.72, अब इसके सामने आप लिख दो डॉलर पर पाउंड। अब थोड़ा सोचो, मुझे बताओ ये डॉलर से कैसे कैंसिल होगा, क्या मल्टीप्लाई करने से कैंसिल होगा, पता है मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, डॉलर स्क्वायर अपॉन पाउंड, समझ में आ रही बात। लेकिन जब आप डिवाइड करोगे ना तो डॉलर से डॉलर कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने से बात समझ में आ रही, कि एक बच्चा बोले मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कर दे भाई, लॉजिकली डॉलर से डॉलर क्या होगा, तो ये डॉलर स्क्वायर अपॉन पाउंड आएगा, ये कौन सी करेंसी मुझे भी नहीं पता, तो ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में क्या नहीं हो रहा, सिंगल करेंसी नहीं आ रही, बात समझ में आ रही, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिवाइड। तो रूल बना लिया भाई इनडायरेक्ट कोड में, व्हाट डू वी डू, इन ऑर्डर टू ट्रांसलेट वी डिवाइड, और पक्का याद होने, कॉन्सेप्ट बता चुका। बाज बच्चे ऐसे भी होते हैं ना, मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट चाहिए, अबे तो सवाल के बोले सवाल को छोड़ दे सर, आई जस्ट नीड कॉन्सेप्ट, तो दे दिया कॉन्सेप्ट। हर वो रेट आपका है जिसमें आपको नुकसान है भाई, बस यही कॉन्सेप्ट है। बाकी याद रखिएगा इनडायरेक्ट कोड भी बाय लो वी सेल हाई, और बेटा अगर आपने ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड या बाइंग और सेलिंग रेट गलत ले लिया तो फिर बैठे रहिएगा, मार्क्स वहीं पे 0 हो चुके होंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो कम से कम ट्रांसलेशन में गलती मत करना कि मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो डायरेक्ट कोड मल्टीप्लिकेशन, इनडायरेक्ट कोड भी डिवाइड, कॉन्सेप्ट क्या, हर वो रेट हमारा है जिसमें हमें नुकसान। अब बेटा ट्रांसलेशन से थोड़ा आगे चलते हैं, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेजिंग। यार इसको समझिएगा हेजिंग को, बेटा हेजिंग का मतलब होता है टू रिड्यूस एक्सपेक्टेड लॉसेस, टू रिड्यूस एक्सपेक्टेड, बेटा हेजिंग का मतलब है टू रिड्यूस एक्सपेक्टेड लॉसेस। हेजिंग का मतलब क्या है, टू रिड्यूस व्हाट, एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है लोगों की भी और स्टूडेंट्स की भी जो हेजिंग करते ही नहीं है, वी डोंट वांट हेज, ओके। हेजिंग का मतलब क्या है, टू रिड्यूस व्हाट,
एक्सपेक्टेड लॉसेस समझाने के लिए बता रहा हूं। सर एक बच्चे को डर है अल्लाह न करे फेल ना हो जाए, सो पढ़ता है दिन रात, लॉजिकली अपने एक्सपेक्टेड लॉस को कम कर रहा है, सर एक हेजिंग है, क्लासेस ले रहा है, पढ़ रहा है। सर एक शख्स है जिसको ये डर है कि फ्यूचर में अल्लाह ना करे कहीं वो अनसक्सेसफुल ना हो जाए, दिन रात मेहनत करता है, डिसिप्लिन के साथ अपनी जिंदगी गुजारता है ताकि यार कहीं अनसक्सेसफुल ना हो जाए। हेजिंग कर रहा है सर, अपने फ्यूचर को हेज कर रहा है। सर एक मेजॉरिटी है जिसको ये परवाह ही नहीं, उल्टा सीधा चल ले डिसिप्लिन। बोला ये क्या चीज होती है, हमारी तो डिक्शनरी में डिसिप्लिन है ही नहीं। अच्छा क्या करते हो, बोला सोता हूँ तो सोता ही रहता हूँ। बोला गुड, और बोला खाता हूँ तो बोला खाता ही रहता हूँ। तो सही चल लो, हेजिंग मिसिंग है, मसला होगा। तो बेसिकली मेजॉरिटी क्या करती है, वो अपने चीजें हेज ही नहीं करती, जिसकी वजह से, क्योंकि सर सीधी सी बात है ना, जिस तरह के सीड्स हम जमीन के अंदर बोएंगे तो दरख्त भी तो वैसे ही निकलेंगे। अब मैं पढ़ूं भी नहीं, मेहनत भी ना करूं, डिसिप्लिन से जिंदगी भी नहीं गुजारूं, खुद ब खुद सक्सेसफुल हो जाऊं, ये तो सर मतलब ड्रीम में ही हो सकता है या किसी मूवी में हो सकता है, रियल लाइफ में तो सॉरी पॉसिबल नहीं है। किसी और की मेहनत आपसे ज्यादा होगी तो आप उसको कैसे बीट करोगे, पॉसिबल नहीं है। आपकी मेहनत उससे ज्यादा होगी, वो आपको बीट नहीं कर सकता, सिंपल फॉर्मूला। और इतना सिंपल फॉर्मूला है, लोग कहते हैं वी डोंट गेट व्हाट वी वांट, वी गेट व्हाट वी डिजर्व। सीधी सी बात है, वांट पे थोड़ी मिलेगा, डिजर्व पे मिलेगा। पहले डिजर्व करें फिर मिलेगी ना वो चीज। हम चाहते हैं कि यार हमें हमारी वांट पे ही मिल जाए, वांट पे नहीं मिलता सर, ये तो कोई कानून ही नहीं, डिजर्व पे मिलता है। तो वो मेजॉरिटी देखना, एक वो मेजॉरिटी भी तो है जो टाइम जाया नहीं कर रही, पढ़ रही है, आपसे ज्यादा मेहनत कर रही है, तो सर उसके फिर नंबर भी तो अच्छी आने ना, सीधी सी बात है। जो अपने फ्यूचर को सामने रखता है, यार अल्लाह ना करे कि मैंने आज का टाइम वेस्ट किया कहीं मसले ना हो, तो सर वो जाहिर सी बात है बहुत आगे निकलेगा। और जो लोग टाइम वेस्ट करते हैं सर उनको पता ही नहीं चलता, कभी कभी चीजें 180 में चेंज हो जाती है, बंदा कहां से कहां चला जाता है। आज से यकीन माने शायद 4 days अगो, जस्ट 4 दिन पहले, यकीन माने एक दोस्त का फोन आया, आई वाज शॉक्ड। मतलब एक ऐसा बंदा जो टॉप पर हो, टॉप पर, सो इस तरह से जमीन पे गिरता है कि मतलब यार क्या होगा, रीजन प्लानिंग वाज मिसिंग, जीरो प्लानिंग। एक होता है ना लापरवाह जिंदगी, सो लापरवाह जिंदगी एक लिमिट तक ही चलती है, उसके बाद फिर वो जब गुल खिलाती है ना तो बंदा कहीं का रहता है। तो सर हमें हेजिंग करनी चाहिए सर, हम फेल ना हो उसके लिए हमें हेजिंग करनी है, हम सक्सेसफुल हो उसके लिए हमें हेजिंग करनी है। हम नहीं करते हेजिंग तो फिर जाहिर सी बात है फिर वो एक्सपेक्टेड लॉसेस हमारे रिड्यूस नहीं होते सर, कहानी उल्टी हो जाती है। यहां हम किस बात की हेजिंग की बात कर रहे हैं कि यार अगर मेरे बाहर से डॉलर आने वाले हैं तो मुझे डर होगा ना रेट कहीं कम ना हो जाए। रेट कम होना मींस एक एक्सपेक्टेड लॉस है। अगर मुझे डॉलर में पेमेंट करनी है तो मुझे डर ये है कि रेट कहीं बढ़ ना जाए, तो सर उसके लिए हेजिंग करें। तो हेजिंग का सीधा सा मतलब है सिंगल लाइन, टू रिड्यूस एक्सपेक्टेड। से इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कभी कभी गलती से कि बेटा हेजिंग का मतलब बता दे, बच्चे अपने ही लगे पड़े होते हैं, हेजिंग की टेक्निक्स बता रहे होते हैं, आगे से वो कहता है भाई हेजिंग बता दो क्या होती है, बोले सर वही तो बता रहा हूं। अब जब वो इंटरव्यूअर वो कहता है कि भाई हेजिंग का मतलब तो ये, बोला सर यही तो बताया था, मतलब आपको समझ में नहीं आया। इस एटीट्यूड से मिलेगी आपको जॉब। वो तो शुक्र करें अगले ने गले लगा के गला नहीं दबा दिया। तो सर हेजिंग का सीधा सा मतलब है टू रिड्यूस एक्सपेक्टेड लॉसेस। लेकिन हेजिंग वहां होती है जहां कोई एक्सपेक्टेड लॉस हो। सुन ले, कोई एक्सपेक्टेड लॉस नहीं है फिर भी आप हेजिंग जैसी हरकतें कर रहे हैं, समझाऊंगा। कोई एक्सपेक्टेड लॉस नहीं है लेकिन आप फिर भी क्या कर रहे हो, हेजिंग जैसी हरकतें कर रहे हो, उसको स्पेक्यूलेशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, स्पेक्यूलेशन। और हम स्पेक्यूलेशन नहीं पढ़ते भाई, हम हेजिंग पढ़ते हैं। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, हेजिंग का मतलब क्या है, टू रिड्यूस एक्सपेक्टेड लॉसेस। आप हेजिंग जैसी हरकतें कर रहे हो और लेकिन कोई एक्सपेक्टेड लॉस नहीं है, तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, स्पेक्यूलेशन। हम स्पेक्यूलेशन की बात नहीं करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, हेजिंग की। अब सुन ले बेटा, जब हम हेजिंग की बात करते हैं
तो हेजिंग उस वक्त होगी जब आप कोई हेजिंग इंस्ट्रूमेंट लें। क्या लें भाई? हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। भाई हेजिंग के लिए हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अब भाई कौन, हेजिंग का मतलब बता दिया, टू रिड्यूस व्हाट। अब हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, इससे कैसे हेजिंग होगी बता रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट समझा रहा हूं, पहला हेजिंग इंस्ट्रूमेंट मैं आपको समझा रहा हूं। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले क्या समझा रहा हूं? फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, ये पहला हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। देखते हैं क्या है भाई। अच्छे से समझिएगा भाई। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल आपने बड़ी मेहनत की सर, हो गया आपका एसीसी अल्हम्दुलिल्लाह, सर जॉब लग गई, सब कुछ सही चल रहा है, एवरीथिंग इज फाइन, ग्रेट। वन डे व्हाट हैपेंड, आप ऑफिस जा रहे थे, किसी ने आपको रास्ते में रोक लिया, बोला यार आपसे काम है। आपने यार एक बात बताओ, बोला क्या? आपने नॉर्मली मुझसे किसी को काम नहीं होता, बोला लेकिन हमें तो काम है। आपने फिर 100 बिस्मिल्लाह बताएं क्या काम है। उसने एक लंबी सी ना लिस्ट नामों की ली, उसने कहा फलाना फलाना फलाना, बोला आप फलाने बंदे को जानते हैं? आपने कहा भाई देख, अल्लाह जानता है कि मैं इस बंदे को नहीं जानता। आपने कहा मैं जाऊं ऑफिस? उसने कहा नहीं, एक ट्राई और। आपने प्लीज गो अहेड। उसने फिर लंबी सी लिस्ट आपके सामने रखी, उसने कहा फलाना फलाना फलाने बंदे को आप जानते हैं? आपने, अल्लाह जानता है कि मैं इस बंदे को नहीं जानता। उसने कहा लास्ट ट्राई, फिर आप जा सकते हैं। आपने प्लीज, उसने कहा जहन पे जरा जोर डालने की कोशिश करो। आपने भाई मैं जहन पे जोर नहीं डालता, पहले बता दो। बोला अच्छा भाई, जबरदस्त भाई। उसने फिर लिस्ट रखी आपके सामने, बोला भाई फलाना फलाना फलाने बंदे को आप जानते हैं? आपने भाई देख, अल्लाह जानता है कि इस बंदे को नहीं जानता, अब जाऊं? उसने कहा चलो आपको एक बात बतानी थी। आपने बताओ? उसने यार ये बंदा दुनिया से चला गया। आपने यार सब नहीं जाना है, मतलब किले ठोक के तो हम भी नहीं आए, जाना तो हमने भी। और आपने कहा मैं अभी भी एसीसी किया मैंने, मतलब डरा क्यों रहा भाई, ऑफिस जाने दे भाई, मतलब क्यों डरा रहा है? बोला यार ये शख्स जो दुनिया से चला गया, जाते हुए आपके लिए $1 मिलियन छोड़ के मर गया। आपने बंदे का हाथ पकड़ लिया, आपने कहा माय अंकल। अरे आपने कहा मेरा अंकल चला गया, आप बैठ गए उस बंदे का हाथ पकड़ के। आपने कहा ओ भाई, सच तो ये है अपना एक ही सगा था यार, वो भी चला गया। आपने, आप जॉब कैसे होगी इस न्यूज के बाद? तो मैं जॉब ही नहीं कर सकता, आई एम वेरी सैड, हर्ट। कैसे हुआ? अपने इतनी यंग एज में बंदा कैसे चला गया? उसने कहा he was 94। आपने नहीं, लास्ट टाइम when we met he looked very young to me। हमने कहा चलो यार, मतलब हमने अब जिंदगी में क्या रखा है? हमने कहा भाई ये कब मिलेंगे पैसे, खैरात ज़कात करूं अंकल के पीछे बस। हमने अब कुछ भी नहीं है मेरे लिए भाई, मेरे तो जिंदगी का मकसद ही है कि अब मैं उनके पीछे खैरात ज़कात करूं, मतलब दुआएं करूं उनके लिए। उसने कहा ये मिल जाएगा आपको 1 मिलियन, लेकिन 4 महीने के बाद। आज नहीं मिलेगा, कब मिलेगा? आफ्टर 4 मंथ्स। आपका दिमाग घूम गया, चार्टेड अकाउंटेंट है ना। आपने ये क्या बोल रहे हो आप? आपने आज का रेट है 180 रुपीस में, तो रुपीस में 180 मिलियन बनते हैं, यस नो? आपने कहा भाई अगर 4 महीने के बाद एक्सचेंज रेट 160 पे चला गया, किस पे चला गया, तो मुझे कितने मिलेंगे? 160 मिलियन, यस नो? और आपने कहा अगर रेट 140 पे चला गया तो मुझे कितने मिलेंगे?
140 मिलियन। बोला अगर आज से कंपेयर करते हुए 160 मिलता है तो 20 मिलियन का नुकसान पीकेआर में, और अगर 180 से कंपेयर करते हुए 140 मिलता है तो मुझे पीकेआर में कितने का लॉस? 40 मिलियन का लॉस। आपने आप खुद थोड़ी मरा है, हमें भी मार के मरा है, ये कोई तरीका है पैसे देने का? बोला अभी तो आप बोल रहे थे अंकल। बोला वो सब ठीक है भाई, तरीका नहीं है पैसे देने का, ये इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। उसने कहा आप टेंशन क्यों ले रहे हो? बोला पहली दफा ले रहा हूँ टेंशन, इससे पहले कभी नहीं ली, वो इतना नुकसान कभी देखा नहीं ना मैंने। बोला यार अगर आपको लग रहा है कि आपको लॉस हो सकता है तो आप हेजिंग कर लो। हमने यार सच ये है कि भाई के पास पैसे नहीं है यार, हेजिंग कैसे करेंगे? बोला मैं आपको बताऊंगा हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, उसके थ्रू हेजिंग करें, पैसे लगेंगे ही नहीं, लगेंगे तो बहुत ही नॉमिनल होंगे, ना होने के बराबर। आपने ये जो आपने पहले वाली बात बोली ना कि नहीं लगेंगे पैसे, ये ज्यादा अच्छी बात थी, ना होने के बराबर भी है। आई डोंट लाइक दिस, द फर्स्ट पार्ट वाज रियली गुड कि लगेंगे ही नहीं। तो उसने कहा आप टेंशन नहीं ले, मैं आपके अंकल का सिर्फ लॉयर नहीं हूं, मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत बड़ा कंसल्टेंट भी हूं। आपने by looking at you I knew that you are something यार। तो बोले अभी करा दो यार हेजिंग यार। वो आपको लेके चला गया बैंक, ठीक है जी, आप किसी बैंक पहुंच गए। बेटा याद रखिएगा आज का रेट 180 है और आपको डर ये है रेट कहीं कम ना हो जाए। पैसे आज नहीं आएंगे, कितने मंथ्स में आएंगे? जागते रहेगा। आप और वो लॉयर बैंक पहुंच गए। लेट्स से बैंक ने कहा भाई हम आपको फॉरवर्ड रेट दे रहे हैं। कौन सा रेट दे रहे हैं? फॉरवर्ड रेट। अज्यूमिंग बैंक कह रहा है मैं आपको 181 का रेट दे रहा हूं। क्या बात है, कितने का? वाह बेटा, अगर आपने फॉरवर्ड के लिए हाँ बोल दी ना, ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा, बाइंडिंग एग्रीमेंट होगा, और घूम फिर के 4 महीने के बाद आपका $1 181 रुपी में ही कन्वर्ट होगा। क्या होगा? बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। ओके, आपने हाँ बोल दी, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। लेट से आपके पैसे नहीं लगे, लगे तो ना होने के बराबर लगे, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 181 पे। कैसे? सो आफ्टर 4 मंथ्स लेट से एक्सचेंज रेट चल रहा है 151 का। कितने का? ध्यान से सुनिएगा, जो चीज मार्केट में 151 की है, आपका डॉलर 181 में सेल होगा, 151 में सेल नहीं होगा, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था 181 पे। यस नो? यानी कि जो डॉलर मार्केट में 151 का चल रहा है, हेजिंग की वजह से आपका डॉलर कितने में सेल होगा? 181। सर लॉजिकली हेजिंग की वजह से अगर आप सोचें 30 रुपीस पर डॉलर का बेनिफिट है और 1 मिलियन डॉलर है, 30 मिलियन पीकेआर का बेनिफिट है। अगर हेजिंग नहीं होती तो $1 151 में सेल होता है। ये सुनो, हेजिंग की वजह से 181 में जा रहा है, 30 का बेनिफिट हो रहा है। बात क्लियर हो रही? आप सुनिएगा, आपने जैसे ही देखा यार 181 मतलब 151 मार्केट में चल रहा है, अपना तो डॉलर 181 में जाएगा, आपने फौरन कॉल की लॉयर को। हमने लॉयर मेरे जिगर दुखा है, जैसे यार घर पे हूं। बोला मैं घर पे क्या कर रहा है, हमारे घर पहुंच। बोला भाग के आ सकते तो भाग के आ जा, वरना उड़ के आ जा। लेकिन हुआ क्या? बोला आ जा। सर वो आया आपके घर पे, अभी वो डोर पे ही पहुंचा था। आपने मुंह खोल, मुंह खोल। बोला क्या हो रहा है? मुंह खोल। यही से आपने एक चमचम फेंका, खा रहा है वो, इधर उधर नहीं हुआ चमचम कहीं। उसे एक और एक और एक और प्लीज, तो एक और आपने। सर अलग ही चल रहे, जश्न चल रहा है, सिनेरियो चल रहा है, लेकिन सर यहाँ जश्न चल रहा है। वो बैंक जिससे आपने कॉन्ट्रैक्ट किए है, सर वहां मातम पड़ा होगा, वहां लोग मार रहे होंगे एक दूसरे को, यार क्या हो रहा है। खैर यहाँ तो जश्न चल रहा है। आप और लॉयर चले गए बैंक। बैंक का जो मैनेजमेंट थी तपी हुई बैठी हुई थी ना फुल टाइम। आपको तो उन्होंने कहा यार आप जरा बाहर ही रहे। अच्छा मेरा क्या,
लॉयर को भाई अंदर आ जाए प्लीज, आप अंदर आ जाए, उसको अंदर लेके चलेंगे। बोले ये जो बाहर बंदा कैमरों में इधर उधर देख रहा है पागल सा लग रहा है हमें, इसको कौन लाया था, बैंक कौन लाया था? लॉयर ने कहा मैं लाया था। बोला आपने इसको हेजिंग का कहा और आप हमारे पास आए थे? बोला हाँ। लगाई लॉयर को दो चार। बोला पूरी कराची में तुझे हमारा ही बैंक मिला था, उस पागल को हमारे पास ही लाना था। अबे तेरे चक्कर में हमें 30 मिलियन का नुकसान हो गया। अबे लॉयर ने कहा सर आपने मुझे पहचाना ही नहीं। अबे बैंक ने कहा तुझे पहचाना नहीं क्या मतलब, हम कोई नादरा में काम करते हैं क्या तुझे पहचाने, कौन है तू? बोला सर मैं आपके पास जॉब के लिए आया था, आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, टैलेंट दिखाया आपको। बोला भाई ये टैलेंट दिखाने का तरीका है, ये टैलेंट दिखाने का तरीका है? बोला सर बात तो सुने। बोला क्या हुआ? बोला मेरा दोस्त एफिलिएट होने वाला है, जॉब के लिए आपके पास आएगा, उसको जरूर जॉब दीजिएगा। बोला क्यों? बोला सर अगर वो टैलेंट दिखाएगा ना तो बैंक चला जाएगा। बोला भाई कौन से लोग एफिलिएट हो रहे हैं, क्या चल रहा है ये? सो दिस इज केस ए। केस बी, आफ्टर 4 months लेट्स से एक्सचेंज रेट चल रहा है भाई 221 का, अल्लाह माफ करे। केस बी में रेट क्या चल रहा है? 200 एंड, आप सुन ले बेटा, अगर आप हेजिंग नहीं करते तो आपका डॉलर 221 में सेल होता। हेजिंग की वजह से आपका डॉलर कितने में सेल हो रहा है? यानी कि जो चीज मार्केट में 221 की है, आपका डॉलर 221 में नहीं जाएगा, किसमें जाएगा? 181 में। तो बेटा अगर 181 और 221 को कंपेयर करें कितने का लॉस है? बेटा 40 का लॉस हो रहा है पर शेयर, और एक दो शेयर्स नहीं है, 1 मिलियन शेयर्स हैं, 40 मिलियन रुपीस का लॉस होगा। बेटा जैसे ही आपने केस बी में देखा 221 का रेट चल रहा है, हमने फौरन कॉल की लॉयर को, बिल्कुल एक स्टाइल ही चेंज है आपका। आपने लॉयर कहां पर है? बोला घर पे। बोला वहीं रहे, आ रहा हूं लड़कों के साथ। लड़कों के साथ क्यों आ रहा है? बोला सबर कर और फोन ना रखियो, आ रहे। मैंने फोन पे लगे पड़े। आपने कहा लॉयर नीचे देख बैल्कनी से। मैंने देखा, बोला नीचे ही है, वेट कर रहे हैं, जल्दी आ। तो लॉयर आ गया आपके पास। आपने कहा लॉयर एक चीज बता, ये हेजिंग आइडिया मुझे किसने दिया था? लॉयर ने कहा मैंने दिया था। बोला लॉयर एक और चीज बता, मैंने सुना है तू उस बैंक में काम भी करना चाहता था, तुझे जॉब नहीं मिली थी? बोला हाँ। बोला लॉयर फिर इसका मतलब है तू बैंक के साथ मिला हुआ था ना, तुझे पता था कि फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट करा लेता हूँ, बैंक को बड़ा फायदा होगा, मुझे नुकसान होगा, शायद तुझे जॉब मिल जाए। बोले कुट मार दिया आपने लॉयर की, ठीक ठाक, लड़कों का और मारो इसको। बोला भाई 40 मिलियन का नुकसान हो गया है, ये किस तरह का एडवाइजर है भाई? तो लॉयर ने कहा अजीब चल रहा भाई, तुझे फायदा होता है तो बैंक कूटता है मुझे, बैंक को फायदा हो तो तू कूट रहा है, हम क्या पिटने के लिए पैदा हुए क्या? फड्डा चल रहा है, इस तरह की बातें चल रही। तो एक शख्स दूर से गुजर रहा था, बोला लॉयर ऐसे ही होता रहेगा तेरे साथ? बोला लेकिन क्यों, वाहे? बोला भाई तूने फॉरवर्ड से हेजिंग करवाई ना? बोला हाँ। बोला तो फॉरवर्ड तो एक डेरिवेटिव है। बोला फिर? बोला भाई डेरिवेटिव में तो ऐसे ही होता है। तो फिर लोगों ने कहा डेरिवेटिव क्या होता है? बोला लिखो। अच्छा लिखे ना, फिर लिखे डेरिवेटिव क्या होता है ताकि पता चले कि हो क्या रहा है। तो बेटा फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट एक डेरिवेटिव है, तो पता तो चले डेरिवेटिव क्या होता है। लिखे बेटा, डेरिवेटिव मींस व्हिच हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। लिख ले, डेरिवेटिव मींस व्हिच हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सर डेरिवेटिव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। डेरिवेटिव मींस व्हिच हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1 लिखे, पहला, its value depends on something.
इसी तरह लिखिएगा भाई, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन समथिंग। लिखें फॉर एग्जाम्पल exchange rate, comma interest rate, comma share price and etc 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 and etc। अब सवाल के सर एक्सेट्रा एक्सेट्रा क्यों लिखवाया, उसकी वजह है। देखिए मैंने आपको कहा डेरिवेटिव वो है जो अपनी वैल्यू कहीं से ड्राइव करे, और मैंने तीन बातें बोली, एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट, ऐसे ही शेयर प्राइस, और मैंने आगे लिखवा दिया ईटीसी। क्यों सर, आपको कोई ज्यादा पढ़ा लिखा मिल गया, उसने कहा ये क्या बात हुई, डेरिवेटिव तो स्टॉक इंडेक्स पे भी डिपेंड करता है, डेरिवेटिव तो फलानी चीज पे भी डिपेंड करता है, मैं तो जो मर्जी है बोल, मैंने अपने बच्चे को ईटीसी लिखवा दिया, तो ईटीसी ने कवर कर दी सारी बात। सेकंड पॉइंट लिखे, सेकंड पॉइंट लिखे, इनिशियली इट रिक्वायर्स, इनिशियली it requires no cost or very little cost, initially it requires no cost or very little cost, सर नहीं लगेगा पैसा, लगेगा तो बहुत ही कम लगेगा। थर्ड लिखें, settlement will be in the future, settlement will be in the future, बेटा सेटलमेंट फ्यूचर में होगी। और सुन लें, तीनों बातें पूरी होंगी तो डेरिवेटिव है, तीनों, वन ऑफ देम नहीं, ऑल ऑफ देम। लिखे एग्जांपल्स ऑफ डेरिवेटिव्स, एग्जांपल्स ऑफ डेरिवेटिव्स, सब बताएंगे बेटा, तसल्ली रखें, बल्कि आपको तसल्ला चाहिए, उससे एक स्टेप आगे। जी एग्जाम्पल लिखें, पहला पॉइंट लिखें, पहली एग्जाम्पल है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, पहली एग्जाम्पल क्या है, फॉरवर्ड, पहली एग्जाम्पल है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, दूसरी एग्जाम्पल लिखें कॉल ऑप्शन, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थर्ड लिखें पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, करेंसी फ्यूचर्स, ईटीसी सर बहुत से हैं, सब पढ़ोगे इंशाल्लाह। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ईटीसी और भी। अब पहले क्लियर कर लें, एक मिनट लगा लेते हैं ये देखने के लिए कि यार फॉरवर्ड डेरिवेटिव क्यों है। मैंने कहा था डेरिवेटिव वो है जिसमें तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स मीट हो। आप बस इतना बता दें, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट में हमें गेन होगा या लॉस होगा, एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करता है, यस तो बस ये बता दो, पहला पॉइंट पूरा हो गया। शुरू में पैसे नहीं लगे आपके, दूसरा पॉइंट पूरा हुआ। तो सर ये सेटलमेंट जो बैंक के साथ होगी वो फ्यूचर में होगी ना, आज थोड़ी होगी। लॉजिकली बैंक से या तो गेन मिलेगा या बैंक को लॉस देना पड़ेगा हमें, तो सर सेटलमेंट तो फ्यूचर में होती है, आज नहीं होती। बात समझ में आ रहा है? बेसिकली होता क्या, हाउ इट वर्क्स मैं बताता हूं। बेसिकली अगर मार्केट में 151 का रेट चल रहा है ना, तो आप मार्केट में अपना डॉलर 151 में बेच देते हैं, फिर 30 रुपए का जो डिफरेंस है ना बैंक से जाके ले लेते हैं आप, यानी कि आपको गेन हुआ, और गेन कहां से मिल रहा है आपको, बैंक से। लेकिन बेटा जब 221 का रेट है ना, तो 221 में पहले आप मार्केट में बेचोगे, फिर पूरी ईमानदारी से 40 रुपए पर डॉलर जाके बैंक को वापस कर दोगे। तो बैंक के साथ नेट सेटलमेंट होती है, या तो बैंक से डिफरेंस मिलता है या बैंक को डिफरेंस, तो तीनों बातें पूरी होगी ना। गेन होगा या लॉस होगा एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करता है, शुरू में पैसा नहीं लगा। और सेटलमेंट कब हो रही है, सेटलमेंट में क्या होगा, या तो डिफरेंस मिलेगा या डिफरेंस देना पड़ेगा। तो इसका जो पहला पॉइंट है ना वो बड़ा जबरदस्त है, मतलब डेरिवेटिव वो है जो अपनी वैल्यू कहीं से ड्राइव करे। अच्छा ये कौन सा डेरिवेटिव पढ़ रहे हम लोग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला, रिपोर्टिंग वाला, मैथ्स वाला डेरिवेटिव नहीं पढ़ रहे, वो तो रेट ऑफ चेंज कुछ और चीज होती है। तो डेरिवेटिव वो है जो अपनी वैल्यू कहीं से ड्राइव करे, लेकिन तीनों बातें पूरी होंगी तो डेरिवेटिव है, वरना डेरिवेटिव नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर आई वुड से ऑलमोस्ट 100% ये ऐसा होता है जो हमारा कल्चर है। नॉर्मली क्या होता है, जो फैमिली के छोटे बच्चे होते हैं, नॉर्मली उनकी वैल्यू उनके खानदान से ड्राइव हो रही होती है।
भाई तो फलाने साहब की औलाद है, वो भी चौड़े में घूम रहा होता, तो उसके अब्बा ने शायद कुछ कारनामे किए होंगे माशाल्लाह। तो सवाल है कि यार वो जो उसको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वैल्यू मिल रही है, किसकी वजह से मिल रही है? खानदान की वजह से, वहां से उसकी वैल्यू ड्राइव हो रही है। बाद लोगों का होता है ना, खानदान इतना जबरदस्त होता है, वो ना भाई बहुत बेहतरीन खानदान, टेंशन नहीं, तो उसका अपना कमाल कुछ भी नहीं है। बच्चा कह रहा है भाई हमने भी तो कुछ किया, मतलब तूने क्या किया, तूने क्या किया, मतलब हमने इसी से किया, मतलब वो किसी खाते में नहीं आ रहा। जिंदगी भर हमारी वैल्यू हमारे खानदान से बुला, वहीं से ड्राइव हो गए। हाँ आपके बड़े बहुत बड़े भाई, आपने हाँ ये बात दी। तो लेकिन सर अगर आपकी वैल्यू कहीं एक जगह से ड्राइव हो रही है, इसका मतलब थोड़ी आप डेरिवेटिव, मतलब हम आगे डेरिवेटिव में तीनों बातें होनी चाहिए। अब सुनिएगा, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट में हेजिंग बहुत आसान है बेटा, रेट फिक्स हो जाएगा आपके लिए, गिवन होगा F9 में। डायरेक्ट कोट है तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा यार, इनडायरेक्ट कोट है तो क्या करूंगा, इतनी सी बात, और 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अरे सर क्या, अबे तो फॉरवर्ड है ना बेटा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 2 मार्क्स। जी बेटा, जो भी हो, रेट रेट फिक्स, बोले बोले बेटा याद रखिए, क्यों करेगा, ये आपके सामने है ना। ये भी हो सकता है, और जो बैंक आपके लिए आपको फॉरवर्ड का रेट देता है वो हमेशा आपके अगेंस्ट सोचता है, या आप जीतोगे या बैंक जीतेगा, हमेशा बैंक को नुकसान नहीं होता और हमेशा कंपनी को फायदा नहीं होता। बात समझ में आ रही है? कोई एक जीतेगा, जो बैंक इसके लिए हाँ बोलता है उसकी रीजन क्या होती है, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। आप सोचो 181 का रेट था एफ फॉरवर्ड में, और ये भी तो हो सकता है, बैंक को फायदा नहीं हो गया। नहीं यार, प्लीज सुन, मतलब बैंक जब ये इंस्ट्रूमेंट आपको देगा तो बैंक आपके अगेंस्ट सोचेगा, समझ में आ रही बात, बैंक अपना फायदा देखेगा, ये सुनो। तो जब सेटलमेंट का टाइम आएगा, या तो बैंक को गेन होगा या बैंक को क्या होगा, लॉस हो, कोई एक चीज होगी। उसने 181 दे दिया था, ऐसी कोई बात नहीं, आई डिड नॉट से दिस, कुछ भी हो सकता है। जी बैंक, जी यहां तक की बातें क्लियर है, ये सुनो। तो बेटा फिर बात करते हैं, हम सेकंड इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, मनी मार्केट हेज की, जो कि नॉन डेरिवेटिव होता है, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे न्यूमेरिक्स की। फिलहाल हम एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं ताकि जो बच्चे जाग रहे हैं मजीद